Hello everyone. Today we are going to discuss about the Indian Constitution key features. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। की फीचर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. और जब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में शुरुआती में इंडियन नेशनल मूवमेंट वो एक्टिव था और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रही थी अंग्रेज़ों से। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। और जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे वो साथ साथ में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा उसके बाद भारत कैसा होना चाहिए, उसका समाज कैसा होना चाहिए। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. और ब्रिटिश द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा रूल इंडियंस पर थोपे जाते थे, लोगों को फोर्स किया जाता था फॉलो करने के लिए रूल्स को। The long experience of authoritarian rules under the colonial states convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. तो इस तरीके से रूल करते थे, तो उसको देखकर जो इंडियंस थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनके जहन में आया, ये बात आई कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद क्या चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए। सभी लोगों को बराबर का समान, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोगों को है अपनी अपनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। This was done not by one person but by a group of around 300 people who become members of the Constitution Assembly in 1946। और ये सिर्फ एक पर्सन ने, एक बंदे ने, जो एक आदमी में नहीं किया, ये लगभग 300 पीपल्स का एक ग्रुप था जिसे हम बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 1946 में कंडक्ट हुई थी। तो इन सब ने मिलकर क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct culture. और जो हमारा देश है इसमें अलग अलग तरह के कम्युनिटीज़ रहती हैं, इनके अलग अलग रिलीजन्स हैं, इनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर हैं। तो इन सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और इनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज imminent. Some of the princely states remained undecided about their futures and the socio-economic conditions of the vast mass of people appear dismal. और पार्टीशन के टाइम जब कंट्री की पार्टीशन होती थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो कुछ उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें किस देश के साथ रहना, पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ। और उस टाइम जो हमारी सोशल इकोनॉमिक की कंडीशन उसकी वो बहुत ठीक नहीं थी। लिस्ट फ्लो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए फीचर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारा फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब एक ही देश के ऊपर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट जो गवर्न करे, रूल करे, उसे हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। एक ही जनता के ऊपर, एक ही देश के ऊपर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट राज करे, उसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर पीपल लिविंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न दैम। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, डिफरेंट लेवल्स के जो है पीपल्स रहते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल जो है एक ही गवर्नमेंट जो है उसको गवर्न नहीं कर सकती। जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में डिवाइड की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब पूरे इंडिया के लिए, पूरा इंडिया को गवर्न करने के लिए हम कौन सी गवर्नमेंट होती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट किसी राज्य के मुद्दे पर या किसी स्टेट को मुद्दे पर वो कौन सी गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। इन सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि लोग वही रहेंगे लेकिन उनके ऊपर रूल करने वाले एक सरकार नहीं होगी बल्कि कई सरकारें होंगी। यानी कि जो देश के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और अगर कोई राज्य को या किसी स्टेट के मुद्दे पर उसको स्टेट गवर्नमेंट देखी, और जो विलेज हैं
विलेज में काम करना है, जहाँ शहर में काम करना है, उसके लिए विलेज गवर्नमेंट है, जहाँ शहर की गवर्नमेंट है, वो देखेंगी। तो इस तरीके से जो पावर है उसको अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जाता है। Hence, the governor or village Panchayati Raj is responsible for state, the state government is responsible, and for the entire country, the central government is responsible for governance. ठीक है, तो विलेज के लिए जो विलेज पे काम करने के लिए हमारे पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट के ऊपर गवर्न करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और पूरे इंडिया को, पूरे इंटायर कंट्री को गवर्न करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और सेकंड की फीचर इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है? हमारा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. गवर्नमेंट के जो अलग अलग लेवल हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके ऊपर आपके विलेज गवर्नमेंट आ जाती है, थर्ड लेवल जो हमारी गवर्नमेंट आ जाती है। इन गवर्नमेंट को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इनके द्वारा ही शासन चलाया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो ये गारंटी करता है कि जितने भी अडल्ट लोग हैं, 18 प्लस हैं, 18 से जो प्लस उम्र, 18 से प्लस जिनकी एज है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुज़ुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, वो वोट कर सकते हैं और अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। और वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उन्हें जो फील हुआ कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हैं, उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज ये प्रोवाइड करना चाहिए सभी को, और इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी माइंडसेट है वो एक लोगों के बीच जाएगा। और लोग जो हैं अभी तक कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं कि ये कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, जो फंसे हुए हैं, जो क्लास जेंडर में फंसे हुए हैं, वो उनसे बाहर निकल पाएंगे और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये भी है जो लोग हैं इंडिया के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव चुनने का प्रोसेस है उसमें डायरेक्ट रोल होगा और उसमें वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हर एक नागरिक है इंडिया का, कंट्री का, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो SC हो, ST हो, कोई भी किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो इलेक्शन लड़ सकता है। किसी भी तरीके का एजुकेशन लेवल हो, उसका कोई भी एजुकेशन हो, वो चुनाव लड़ सकता है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये सीधा जनता के प्रति जवाबदेही होंगे। जो लीडर्स जो है, जो लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो सेलेक्ट करेंगे, लीडर्स को चुनेंगे, वही जो लीडर्स होंगे वो जनता के जवाबदेही होंगे। ठीक है, तो ये दो थे इसके की फीचर्स, फेडरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को, की फीचर्स को। जो नेक्स्ट जो हमारा की फीचर्स होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, कि जो हमारी पावर्स है उसको सेपरेट किया गया है अलग अलग लेवल में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में सेकुलरिज्म के बारे में। ठीक है स्टूडेंट।